हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स जो कि 11 मई से लेकर 20 मई तक के होंगे, जिसमें पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि 11 मई से 20 मई तक के रहेंगे और जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल है जीके एजुकार्ट चैनल, जो कि मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, तो इस चैनल से जुड़कर आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंपटीशन एग्जाम से जुड़े जितने भी एग्जाम है, जितने भी सब्जेक्ट है, उनके ऊपर लगभग आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी हमारी सीरीज चल रही है जनरल इंग्लिश और मैथमेटिकल सीरीज। अगर आप भी मैथ और इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 11 मई से लेकर 20 मई तक का। फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोषी ठहराया है। इमरान पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने उपहारों और उनकी अवैध बिक्री से हुई आय के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इमरान को अर्धसैनिक रेंजरों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया था और 10 मई को न्यायालय ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें राष्ट्रवादी जवाबदेही ब्यूरो की 8 दिन की हिरासत में भेज दिया है। सेकंड आ जाता है दोस्तों, भारत में मिग-21 की चरणबद्ध समाप्ति करी जा रही है। उसके बारे में पढ़ते हैं। मिग-21 जो भारतीय वायुसेना का फाइटर जेट है, लड़ाकू विमान है, वो भारतीय वायुसेना के द्वारा उड़ाए जाने वाले 6 लड़ाकू विमानों में से एक है और लंबे समय तक वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बना रहा। मिग-21 एक लड़ाकू विमान है जो कई तरह की भूमिका निभाने में सक्षम है। किस तरह की भूमिका? इसका इस्तेमाल हवा से हवा में और जमीन पर हमले दोनों के लिए किया जा सकता है। यानी मिग-21 से मिसाइल जो छोड़ी जाती है वह हवा से हवा यानी दूसरे लड़ाकू दुश्मन के लड़ाकू विमान को मार गिरा सकती है और साथ ही जमीन पर भी यह बम बरसा सकता है। इसमें एक ही इंजन होता है और इसमें केवल एक ही व्यक्ति बैठ सकता है। इसे पहली बार 1963 ईस्वी में एक इंटरसेप्टर विमान के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। बाद में जमीनी हमले सहित विभिन्न भूमिकाओं को निभाने के लिए इसे अपग्रेड भी किया गया। तब से भारत के द्वारा विभिन्न प्रकार के 700 से अधिक मिग-21 विमान खरीदे गए, जिसे नवीनतम संस्करण यानी मॉडिफाइड वर्जन मिग-21 बाइसन है। यानी कि मिग-21 के अलग अलग टाइम पर अलग अलग टाइप के वर्जन खरीदे गए, जिसमें जो लेटेस्ट वर्जन अभी इंडिया के पास है वो मिग-21 बाइसन है। भारतीय वायुसेना के साथ 100 से अधिक मिग-21 को 2006 से बाइसन में अपग्रेड किया है। यानी पहले जो विमान मिग-21 इंडिया के पास थे, इंडियन एयरफोर्स के पास थे, उनमें से 100 से अधिक को अपग्रेड करके बाइसन में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट आ जाता है, डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है भारतीय सरकार। कौन से वाहनों पे? डीजल के वाहनों पे, डीजल की गाड़ियों पर। तेल मंत्रालय के द्वारा कमीशन की गई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में डीजल से चलने वाले चौपहिया वाहनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने जा रही है। इसे वर्ष 2035 तक आंतरिक दहन इंजन के द्वारा संचालित, कौन सा इंजन? इंटरनल कंबशन इंजन। इस इंजन के द्वारा संचालित मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया वाहनों के क्रमिक उन्मूलन की सिफारिश की है, इनको बंद करने की सिफारिश की है। 2035 तक आंतरिक दहन इंजन के 2 और 3 पहिया वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की तैयारी के लिए और ईवी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ईवी क्या? इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि बैटरी से इलेक्ट्रिक से वाहन चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से वाहन चलते हैं, जो कि बैटरी के द्वारा दी जाती है। 2040 तक भारत में पेट्रोलियम और डीजल की मांग में एक अनुमानित शिखर है। इसके बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से इसमें कमी आ सकती है। कौन से वाहनों में? पेट्रोलियम और डीजल के वाहनों में। जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां इंडिया के अंदर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक पेट्रोलियम और डीजल की मांग कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एलपीजी की मांग 2030 के बाद घटने की भविष्यवाणी की गई है, क्योंकि खाना पकाने के लिए विद्युतीकरण में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे 2070 तक पूर्ण विद्युतीकरण हो जाएगा। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है 16 मई को सिक्किम में राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, सिक्किम डे मनाया जाता है। तो सिक्किम 16 मई 1975 ईस्वी को भारत संघ में शामिल हुआ था। तब से हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1950 ईस्वी में भारत सिक्किम संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य बन गया। सिक्किम पर 1975 तक नामग्याल वंश का शासन था। किस वंश का शासन था? नामग्याल वंश का। सिक्किम 100% जैविक बनाने वाला देश का पहला राज्य है। आज सिक्किम में सभी कृषि गतिविधियां कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग के बिना की जाती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व धरोहर स्थल है जो सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी जो है इस राज्य की, सिक्किम राज्य की बहने वाली प्रमुख नदी है। तीस्ता की जो सहायक नदी है उसमें आ जाता है लहनोक, लाचुंग, तालुंग। तो ये था सिक्किम राज्य के बारे में, जिसका स्थापना दिवस हर साल 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है पुर्तगाल ने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया। पुर्तगाल ने हाल ही में कानून पारित किया जो इच्छा मृत्यु को वैध बताता है। ऐसा करने वाला वह दुनिया के कुछ देशों में शामिल हो गया जिसमें इस तरह के प्रोविजन दे गए हैं कि व्यक्ति जो है इच्छा मृत्यु पा सकता है। पुर्तगाल के इस कदम से पुर्तगाल के अंदर, जो कि एक कैथोलिक देश है, एक बहस छिड़ गई है। उसके रूढ़िवादी राष्ट्रपति जिसका नाम है मार्सेलो रुबेला डिसूसा, उसने इसका कड़ा विरोध किया है। नए कानून के अनुसार 18 वर्ष से अधिक वायु के व्यक्ति मरने में सहायता का अनुरोध करने के पात्र है। कंडीशन क्या है? व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए। हालांकि कानून निर्दिष्ट करता है कि यह केवल स्थायी और असहनीय दर्द का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को कवर करता है, यानी कि कोई व्यक्ति परमानेंट बीमार रहता है या उसका ऐसा दर्द है जो उस पर सह नहीं जाता, तो व्यक्ति मृत्यु की इच्छा कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून केवल पुर्तगाली नागरिकों और कानूनी निवासियों पर लागू होगा जो कानूनी रूप से पुर्तगाल के अंदर रहते हैं। पुर्तगाल में सहायता से मरने वाले विदेशियों को देश की सीमाओं के भीतर कानून की सीमाओं को उजागर करते हुए इस कानून के द्वारा कवर नहीं किया है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है प्रवीण सूद, जो कि सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रवीण सूद को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का निदेशक नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट है ये। वह कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वर्तमान में कर्नाटक में पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में सेवारत है। महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल 25 मई को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनकी नियुक्ति एक उच्च स्तरीय चयन समिति ने की है। इस समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी है। सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और अन्य गंभीर अपराधों से संबंधित हाई प्रोफाइल मामलों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रवीण सूद एजेंसी के संचालन की देखरेख और मार्गदर्शन करने, निष्पक्ष जांच सुरक्षित करने, व्यावसायिकता और अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह है सीबीआई का रोल। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है NVS-01। इस उपग्रह का लॉन्च इसरो के द्वारा किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो NVS-01 उपग्रह को लॉन्च करने जा रहा है, जो भारत की नेविगेशन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2016 में लॉन्च किए गए IRNSS-1G उपग्रह को रिप्लेस करने के लिए डिजाइन किया है। 12 वर्षों के मिशन के साथ NVS-0 उपग्रह का लक्ष्य है उन्नत तकनीकों और क्षमताओं को शामिल करके मौजूदा नेविगेशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। IRNSS अंतरिक्ष खंड में 7 उपग्रहों का समूह है। इन उपग्रहों को अर्थात IRNSS-1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F और 1G ये 7 उपग्रह हैं, जिनको जुलाई 2013 से लेकर मार्च 2016 के बीच में लॉन्च किया गया था। NVS-01 उपग्रह जो है IRNSS-1G की जगह लेगा। तो ये 7 उपग्रह है भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा 2013 और 2016 के बीच में लॉन्च किए। इसरो ने नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है नाविक, की स्थापना की, जिसे पहले IRNSS यानी कि भारतीय अक्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रूप में जाना जाता था। और नाविक का रोल क्या है? पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए
रणनीतिक रूप से स्थापित 7 उपग्रहों का एक नेटवर्क शामिल है। तो दोस्तों ये था NVS-01 उपग्रह के बारे में जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और नाविक क्या है? नाविक जस्ट लाइक जीपीएस, जैसे जीपीएस जो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है उसकी तरह ही काम करेगा हमारे देश का नाविक, जो कि आपकी एग्जैक्ट पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग प्रदान करेगा। नेक्स्ट आ जाता है मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, इसके बारे में पढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और स्थायी जीवन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार ने मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ से ये एप्लीकेशन प्रेरित है। क्रांतिकारी ऐप का उद्देश्य है युवा लोगों को सशक्त बनाना और पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। सरकार का मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। यह भारत के युवाओं को जोड़ने और प्रेरित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट आ जाता है भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते और समझते हैं। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के उद्यमी समुदायों के बीच में सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। क्या किया है? एक स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अवसरों का पता लगाना है और ज्ञान साझा करने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। बांग्लादेश की 10 स्टार्टअप कंपनियों के पहले समूह ने हाल ही में भारत का सफल दौरा पूरा किया, जिससे इस रोमांचक पहल की शुरुआत हुई है। इस विनिमय कार्यक्रम में ई कॉमर्स, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, शिक्षा यानी कि एजुकेशन और कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों से यह स्टार्टअप शामिल है। यानी इन क्षेत्रों में ये स्टार्टअप काम करेंगे। स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की रूपरेखा भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने अपने द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान तय की थी। इस कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्यों में भागीदारी की खोज करना, व्यापारिक संबंधों का विस्तार करना, अनुभव और ज्ञान साझा करना, युवा और उद्यमशीलता सहयोग को बढ़ावा देना, ये सब शामिल है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, भारत ने समुद्र शक्ति 23 अभ्यास में भाग लिया है। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास, जिसे समुद्री शक्ति 23 के नाम से जाना जाता है, हाल ही में शुरू किया। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर कॉर्वेट INS कवरती इंडोनेशिया के बॉटम में पहुंचा है। समुद्री शक्ति अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य है भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बलों के बीच में अत्यधिक क्रियाशीलता और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त अभ्यास आयोजित करके और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करके नौसेना का उद्देश्य है अपनी परिचालन क्षमताओं को मजबूत करना और अक्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इसमें मेन यही है कि भारत ने समुद्र शक्ति 23 अभ्यास में भाग लिया। ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और इसमें INS कवरती इंडियन नेवी शिप शामिल हुआ है। और दोस्तों लास्ट टॉपिक आ जाता है धारावी पुनर्विकास परियोजना। इसके बारे में पढ़ते हैं। महाराष्ट्र में धारावी पुनर्विकास परियोजना ने गति प्राप्त की है क्योंकि राज्य सरकार ने क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। धारावी क्या है? महाराष्ट्र की एक झोपड़पट्टी है जो काफी एरिया में फैली हुई है, जिसके विकास के लिए महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कदम उठाया। उसके बारे में देखते हैं। धारावी को एक आधुनिक शहर स्थान में बदलने के उद्देश्य से महाराष्ट्र ने झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण की परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए प्रदान करने का निर्देश दिया है। यह आवंटन धारावी के लंबे समय से प्रतीक्षित पुनर्विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। धारावी पुनर्विकास परियोजना की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के लिए परियोजना में शामिल अतिरिक्त रेलवे भूमि पार्सल के लिए 1000 करोड़ रुपए के अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसमें मेन यही है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना शुरू की गई। ये किसके द्वारा की गई? महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा, जिसके लिए कितने रुपए दिए गए? 300 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ये थे मेन टॉपिक्स जो कि 11 मई से लेकर 20 मई तक के हैं। अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें फर्स्ट आ जाता है देश के नए कानून मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? अर्जुन राम मेघवाल को। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक अहम फेरबदल के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को किरण रिजिजू की जगह देश का नया कानून मंत्री बनाया गया है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में यह बदलाव किया गया।
अर्जुन मेघवाल बीकानेर से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा था और वह पहली बार 2009 में बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत हासिल की थी। नेक्स्ट आ जाता है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने शपथ ली? सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जबकि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। सिद्धारमैया कर्नाटक में देवराज उर्स के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा में 135 सीटें जीती थी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिरकत की। नेक्स्ट आ जाता है किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो किस राज्य ने जीती है? हरियाणा राज्य ने। तो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब हरियाणा ने हासिल किया। फाइनल में हरियाणा ने हॉकी झारखंड की टीम को 3-2 से हराया। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने उत्तर प्रदेश हॉकी को 4-3 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस टूर्नामेंट में 28 टीमों ने भाग लिया था। अब पढ़ते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की नियुक्ति के बाद जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो कितनी हो गई है? 34। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में पद की शपथ दिलाई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या बढ़ाकर 34 कर दी है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के बाद जस्टिस विश्वनाथन 12 अगस्त 2030 से 25 मई 2031 तक सीजेआई बन सकते हैं। और दोस्तों लास्ट आ जाता है किस खिलाड़ी ने अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो किसने जीता है? फकर जमन ने। किसने? फकर जमन ने। पाकिस्तान के बल्लेबाज फकर जमन को अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। वही विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड थाईलैंड की कप्तान नारुमोल चाइवाई को दिया गया। किसको दिया गया? नारुमोल चाइवाई को। फकर जमान नवंबर 2022 में सिद्रा अमीन के साथ यह अवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बने थे। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आईसीसी के द्वारा हर महीने खिलाड़ियों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। किसमें? क्रिकेट में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसको हम यहीं पर खत्म करते हैं, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन आंसर कवर किए हैं, जो कि 11 मई से लेकर 20 मई तक के हैं। अगर आपको किसी में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस चैनल को प्रमोट करें, लाइक और शेयर करें, और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।